तो 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड को डिकोड करने में कितना समय लग सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता था इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। कि अगर ये घूस नहीं है तो इसको इतना छुपा कर दबा कर रखने की क्या जरूरत है? ये यूनिक नंबर है, इसके लिए मुझे दूसरा बॉन्ड खरीदना पड़ा। मतलब उनके शक्ल पे 5,000 क्वेश्चन। बैंक ने पूरी कोशिश की कि कम से कम 2024 के इलेक्शन तक इसको छुपा कर रखा जाए। हाँ, तो आप एसबीआई की तरह नहीं कहेंगे कि आपको मिलान करना है। प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं कि शेल कंपनीज को हम खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं और लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। क्या मामला हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अब इतना लीनियंट तो नहीं 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 रहेगा। नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हजारों करोड़ की सीक्रेट चंदाखोरी का सच क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड की बहुत चर्चा हुई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या है वो सीक्रेट कोडिंग जिसके दम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि साहब, मिलान तो नहीं कर पाएंगे, हम अभी हिसाब नहीं दे पाएंगे, 30 जून तक का समय हमको चाहिए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई, इसके बारे में हम सब वाकिफ हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड होता कैसा है, क्या लिखा होता है उस पर, और क्या वाकई उसके बारे में बताना इतना मुश्किल काम था जो स्टेट बैंक ने जाकर कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 30 जून तक का वक्त चाहिए, जबकि 6 मार्च तक उनको कर देना चाहिए था। 16 फरवरी का फैसला था। तो ये जो हजारों करोड़ के वारे न्यारे हुई हैं और जिसको प्रशांत भूषण सीधे कहते हैं कि ये घूसखोरी का मामला है, जिसके बारे में अंजलि भारद्वाज कहती हैं कि इसके बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरासर असंवैधानिक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड कैसा होता है, इसके बारे में हमको कभी राजनीतिक दलों ने नहीं बताया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। सारे घोड़े छोड़ दिए, झूठ बोल दिया चढ़कर जाकर सुप्रीम कोर्ट में कि साहब नहीं हो पाएगा, 22,000 के आसपास के बॉन्ड, इसका मिलान करके हम नहीं दे पाएंगे, हमको और समय चाहिए। पूनम अग्रवाल हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके बारे में इतनी चर्चा हुई है, इसको इन्होंने आज से 4 साल पहले खरीदा था, जब ये क्विंट में काम किया करती थी, और इसको समझा था कि वाकई पारदर्शिता के नाम पर जो छुपाया जा रहा है, जो दबाया जा रहा है, और जो जनता को नहीं बताया जा रहा है, उसका सच क्या है। तो पूनम के हाथ में इलेक्टोरल बॉन्ड है, और पूनम के हाथ में एक बहुत जादुई लाइट भी है। वो जादुई लाइट जो है, वो बड़े बड़े जादूगरों के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं है, और मतलब सुप्रीम कोर्ट में चढ़कर कह दिया कि साहब देखिए, ये जादू हमसे नहीं हो पाएगा, ये जादू आज पूनम करके दिखाएंगी। तो पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिकल 19 इंडिया पर। तो आप तो मतलब, हम तो स्टोरी समझ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में तो जादू है। थैंक यू सो मच नवीन, मेरे को इनवाइट करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म में। आई मस्ट से कि आपने ये इंटरव्यू बहुत ही लाइट नोट पे शुरू किया एंड इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। एंड मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आऊंगी, उसके पहले बस ये बता दूं कि 2018 में मैंने खरीदा था। उस समय पहली बार बिका था ये। तो 6 साल हो गए। तो हम्म। जैसे ही शुरुआती दौर में जब ये बिका, तो उस समय जैसे आपने कहा मैं क्विंट में काम करती थी, तो हमारी बातचीत हुई थी इस बारे में मेरे एडिटर के साथ, राघव बहल हैं। उन्होंने कहा हम्म। कि क्या सही में ये एनोनिमस है, सही में ये कुछ नहीं बताएंगे। वो होता है ना, चर्चा जैसे करते हैं हम न्यूज रूम में, बातचीत हो रही थी कि क्या सच्ची में ये नहीं बताएंगे, ऐसा कर रही है सरकार की डोनर्स का नाम छुपा के रखेगी। तो उसपे मैंने एक स्टोरी की बात की थी पहले, इनिशियली परचेज करने से पहले। तो सबने कहा कि नहीं नहीं, ये डोनर का नाम छुपा रहेगा, कोई सीरियल नंबर नहीं होगा। तो जब ये बिका, तब हमने बात की कि क्यों ना हम एक खरीद ही लें। 1,000 रुपए का तो आता है, हम 1 लाख 2 लाख 10 लाख का तो नहीं खरीदेंगे। 1,000 का जो पहला डिनोमिनेशन है, शुरुआत ही 1,000 से होता है। 1,000, 10,000, 1 लाख। 1,000 से कम का नहीं खरीद सकते थे। नहीं, 1,000 आपको मिनिमम, 1,000 उसके ऊपर जैसे चलता है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो मैं गई एसबीआई के ब्रांच में खरीदने। तो ये देखिए, ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। किस ब्रांच में? दिल्ली में? दिल्ली एसबीआई की पार्लियामेंट ब्रांच जो है, ये रहा इलेक्टोरल बॉन्ड। ये देख रहे हैं आप, 5 अप्रैल 2018 लिखा हुआ है यहाँ पर लाल रंग में।
तो ये इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में और कहीं भी आपका ना नाम होगा, ना कुछ भी लिखा नहीं होगा। ये कागज़ का टुकड़ा है। देखिए, जैसे होता नहीं है आपका जो हम बॉन्ड भी खरीदते हैं, जैसे कितने सारे इंश्योरेंस बॉन्ड वैसे भी खरीदते हैं, सिक्योर बॉन्ड, तो उसी की तरह ये इसमें कहीं भी कुछ और लिखा हुआ नहीं, मेरा नाम कहीं नहीं लिखा है। बस ये तारीख लिखी हुई है और नीचे में ₹1000 डिनोमिनेशन जो प्रिंट होके आता है। सिर्फ़ उन्होंने एक ठप्पा लगाया है तारीख का। अब ये तारीख का ठप्पा क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि तारीख का ठप्पा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि 15 दिन तक की वैलिडिटी है। तो अगर मैं खरीद के किसी पे तो 15 दिन में इसको भुना जी, लेना है। तो 15 दिन की वैलिडिटी में अगर मैं किसी को भी देती हूँ, तो जब वो वापस एसबीआई जाएगा, तो वो एसबीआई का बैंकर जो चेक करेगा कि 15 दिन का वैलिड है कि नहीं। इसलिए तारीख देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा हमने और कुछ नहीं लिखा, देख लीजिए आपका कहीं कुछ भी नहीं है, ना नाम है, ना कुछ है, आपका तो पता ही नहीं चलेगा, आप दे दीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है मैं देख रहा हूँ, उसके पीछे क्या इसके लिखा पीछे हुआ है टर्म्स इलेक्टोरल एंड बॉन्ड? कंडीशंस है, जिसमें लिखा है कि 15 दिन के अंदर आपको वैलिडिटी है इसकी, आपको स्टेट बैंक में जाके देना होगा। हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों में लिखा हुआ है और ये मतलब बैंकिंग इश्यू क कब से ये शुरू हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सूचना दी गई है, फिर एक्ट के बारे में दी गई है। तो ये बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप अगर 15 दिन में नहीं देते हैं, तो आपको इसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये सारी डिटेल्स जो जानकारी जो पब्लिक को देनी होती है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है और ये है। तो ये आपने कुछ कागज दिए थे अपनी तरफ से स्टेट बैंक को इसको खरीदने जी, के मैं लिए? वहीं आ रही थी। तो जब मैं खरीदने गई, तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत शक की निगाह से देखा कि ये एक लड़की क्यों खरीदने आई है, क्या ज़रूरत है इसको? मैंने ज़ाहिर-सी बात है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पत्रकार हूँ, मुझे कभी बेचते नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे खरीदना है, मैंने इसके बारे में सुना है, मैं एक कंपनी के लिए काम करती हूँ, मुझे एक डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टी को। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके खरीद के मैं दूँ। तो फिर बोलते कौन-सी कंपनी? मैंने कहा सर आपको कंपनी का क्या लेना-देना? मैं आ रही हूँ, मैं अपना केवाईसी दे रही हूँ, आप दे दीजिए मुझे। तो थोड़ी बहुत मतलब उनकी शक्ल पे 5000 क्वेश्चन तो बैंक ने आपको शक की नज़र से जी, देखा कि जी, कि मतलब क्यों ही देंगे आप क्योंकि ₹1000 क्योंकि या इसके पीछे कारण था नवीन, क्योंकि ना वो उस समय जब मैंने खरीदा अप्रैल 2018 में, टू बी ऑनेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं पता था इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ये किस वो बोलते हैं ना यंत्र का नाम है, क्या इंस्ट्रूमेंट है ये? उनको भी नहीं पता था। तो वो इस बात से हैरान था कि जो पब्लिक को ज़्यादा पता नहीं, इसको कैसे पता है? ये क्यों खरीदने आई है? उसने उसको जैसे कि अगर कॉमन होता तो शायद उतना शक नहीं करता। नॉनदलेस उसने बोला कि आप अपनी केवाईसी दीजिए। उसमें थोड़ा समय लगा हमें। उसने बाकायदा मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सारी डिटेल्स ली उसने। उसके बाद उसने बोला आप वेट करिए बाहर। वो फिर मैंने आधा घंटा वेट किया और आधे घंटे के बाद एक एनवेलप में डाल के उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। अब जब ये कागज़ का टुकड़ा मिला मुझे, आप तो समझ ही सकते हैं पत्रकार को लगता है ना जब खबर नहीं है तो बहुत दुःख होता है कि भई ये बॉन्ड में कुछ भी नहीं है, इसमें तो कहीं कुछ मेरा नाम नहीं है, यानी कि जेन्युइन लग रहा है, ये सही में डोनर का नाम नहीं बताएँगे। तो थोड़ी-सी मतलब हुआ कि ये इज़ एक्चुअली हो रहा है। लेकिन फिर 1-2 दिन सोचने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसको फोरेंसिक टेस्ट के लिए दिया जाए। इस कागज़ के टुकड़े को फोरेंसिक लैब में भेजा जाए और उस समय मैं जानती थी कुछ फोरेंसिक लैब्स जहाँ पर इस तरह की टेस्टिंग हो सकती है। दिल्ली में ही मौजूद है। क्यों शक क्यों हुआ कि इसके फोरेंसिक की ज़रूरत है? मतलब क्या लगा? दरअसल अब मैं आपको वो चीज़ एक फीलिंग होती है, गट फीलिंग हो कह सकती हूँ मैं मतलब इतना ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ये, हाँ, जितना दिखाई आप दे रहा समझ है। सकते होंगे कि एक पत्रकार थोड़ा शक्की होता है, मतलब शक्की स्वभाव का होता है कि इतना ट्रांसपेरेंट मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मुझे कि सही में ऐसा है। वो आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये सही में चलिए अगर थोड़ा बहुत शक भी रहे तो उसको क्लियर कर लेते हैं फोरेंसिक टेस्ट में निकाल कर। तो मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं वाटरमार्क होगा, जो मुझे दिख नहीं रहा है रोशनी में, क्योंकि करेंसी में भी होते हैं, थोड़े हल्के वाटरमार्क होते हैं, उससे जेन्युइननेस पता हाँ, वो बैंक वाले ऐसे करके देखते हैं जी, रोशनी लाइट में। में तो मैंने तो इसको 2 दिन पहले लाइट में देखा टू बी ऑनेस्ट सैटरडे, संडे मुझे आज भी याद है। खरीदने के बाद 2 दिन तो मैंने इसको लाइट में ही देखा कि कुछ दिख जाए मुझे कहीं पर कोई, लेकिन कुछ ना दिखा। फिर फोरेंसिक टेस्ट जब मैंने करवाया, तो ये जगह यहाँ से मैंने कराया था फोरेंसिक ट्रुथ लैब से और इसमें ये कराया मैंने, तो जैसे मतलब मैं इनको जानती थी यहाँ पर पहले भी मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे, तो उन्होंने कहा ये कागज़ के टुकड़े के बारे में उन्होंने पूछा ये क्या है? क्यों लेकर आया? तो मैंने कहा मेरे को बस इतना बता दो इसमें कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ भी जो मुझे दिख ना रहा हो, कोई नंबर या कुछ, कोई वाटरमार्क। तो जब मैंने कराया और उन्होंने रिपोर्ट दिया तो उन्होंने बोला हाँ, एक छुपा हुआ नंबर है यहाँ पर।
और मैंने कहा हाँ, सही है। यानी कि अब तो बात ही पलट गई कि इसमें एक छुपा नंबर है। अब एक छुपा हुआ नंबर तो है और वो अल्ट्रावायलेट रे में दिखता है। लेकिन अब ये बताना कि ये यूनिक नंबर है, इसके लिए मुझे दूसरा बॉन्ड खरीदना पड़ा। क्योंकि एक बॉन्ड के ऊपर तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ, ये यूनिक नंबर है। उसको प्रूव हम्म, करने के लिए मुझे दूसरा बॉन्ड खरीदना पड़ा। और दूसरा बॉन्ड खरीदने में फिर पहुँच गई, एसबीआई के ब्रांच में वो ऑफिसर फिर मिला मुझे और बोलता है, "आप फिर से आ गई।" मैं कहा सर ये बहुत अच्छा तरीका है, मुझे और एक बॉन्ड खरीदना है, लेकिन ये भी 1000 रुपए। बोलते 1000 का क्यों, अब 10,000 का ले लो, ज्यादा दे दो। मैं कहा नहीं सर, एक ही 1000, मेरी इतनी ही हैसियत है अभी फिलहाल देने की। तो मैं दूसरा खरीदने पहुंच गई। ये रहा बॉन्ड। 9 तारीख को देखिए दूसरा मैंने बॉन्ड खरीदा। सेम वही प्रोसेस, सारी चीजें, और लेकर मैं सीधा ट्रुथ लैब पहुंची कि मेरे को इसका भी रिपोर्ट दो। तो जब दूसरे दोनों बॉन्ड को आपने मैंने कौन दिया, लैब को दे दिया फोरेंसिक के हाँ, तो लिए? दोनों का रिपोर्ट आ गया। पता चल गया यूनिक नंबर है। अब यूनिक नंबर अच्छा। देखना है आपको, तो मैं कोशिश करती हूँ आप फुल स्क्रीन करिए। हाँ, जिसकी मैं जादू की बात कर रहा वो था, जादू तो अब हम ये दिखाते जादू हैं अब आपको। आप तो दिखाते उन्होंने तो अपने हैं। लैब में करा वो अल्ट्रावायलेट रे में, तो मैंने कहा कि वो चीज़ मुझे तो देखनी है खुद। अब ये जो टॉर्च कहते हैं इसे, ये टॉर्च आपको ना अमेज़न में मिल जाएगा यूवी रे का। यही है जादू की छड़ी। यही एसबीआई भी रखती होगी। ये देख रहे हैं आप? नंबर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बताइएगा सर, आपको अगर वहाँ दिख रहा है नंबर? 01 लास्ट में। और ये पूरा नंबर ये है 5 तारीख का जो बॉन्ड है, सॉरी ये है 9 तारीख का बॉन्ड, इसमें आपको ये नंबर दिख रहा होगा। हाँ, ऊपर-ऊपर जब आप ऐसे हाँ, दिख रहा स्क्रॉल है कर रही हैं ना, तो वो दिख रहा है, बिल्कुल व्हाइट कलर का ना? चमकता हुआ चमकता दिख हुआ, रहा मैं है। हटा दूँ? हाँ, ये रहा हाँ, जादू, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये मैं हटा दूँ बिल्कुल दिख लाइट, रहा तो है, गया, जादू खत्म। कुछ भी नहीं दिख हाँ, वो रहा। हुँ, यही दूसरे बॉन्ड के साथ भी है, सेम प्रोसेस। राइट हैंड साइड में सेम। हटा दूँ लाइट, खत्म। तो ये रही जादू की छड़ी। ये जादू की छड़ी अमेज़न में मिल जाएगी आपको। तो ये रखते हैं। ये कितने का, टॉर्च की कीमत कितने की है? सर मैंने 6 साल पहले खरीदा था, वही टॉर्च है, वही टॉर्च है। सेम टॉर्च है। तो मैंने बहुत सँभाल के रखा सब। ये मतलब देश के सबसे बड़े बैंक के पास इसकी कमी हो गई है, आपको पता है? नहीं, अब मैं वो कह अपना रहे हैं दे सकती हूँ, उससे कि ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर अमेज़न पे अगर उनको नहीं मिल रहा है, तो मैं अपना स्पेयर कर सकती हूँ इफ दे वांट। बट ये स्टोरी मैंने 6 साल तब से ये टॉर्च है और ये अच्छा इज़िली। पूनम, आपने उस समय बहुत रिसर्च करके वो स्टोरी लिखी थी। तो अब जैसे आपने ये खरीदा, ठीक है? अगर खरीदने के बाद इसको सबमिट कर दिया जाता, सपोज़ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने दे दिया, फिर प्रोसेस क्या होता? मैं बताती हूँ आपको। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको क्लियरली बताती हूँ। सपोज़ पूनम अग्रवाल ने 1000 का बॉन्ड खरीदा, उसका केवाईसी लिया, उन्होंने नंबर लिखा, वो ऑब्वियस है, वो सीक्रेट नंबर नोट करेंगे, उसके बिना वो दे नहीं सकते। क्योंकि ये ऑडिट ट्रेल के लिए चाहिए और ये भी करने की सिक्योरिटी फीचर है कि ये जेन्युइन है कि नहीं। तो पूनम अग्रवाल ने खरीदा ₹1000 का 5 अप्रैल को, और ये है सीक्रेट नंबर जो कि 01 है फॉर इंस्टेंस। ये रिकॉर्ड उनका कर लिया। अब मैंने पूनम अग्रवाल ने जाकर उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अब पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर-अंदर वापस एसबीआई के ब्रांच में जाएगी। वो कोई भी एसबीआई का ब्रांच हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, किसी भी एसबीआई ब्रांच में जहाँ पर ये बिकता है। 29 ब्रांचेज़ हैं अक्रॉस इंडिया। वहाँ जाएगी और ये सबमिट करेगी। अब जब वो पॉलिटिकल पार्टी सबमिट करेगी, तो पहला काम बैंकिंग सेक्टर का, ये सिंपल सा फंड है। जब हम चेक भी डिपॉज़िट करते हैं, ये तो आपको भी पता है, हमें सबको पता है कि वो चेक नंबर देखते हैं, सिग्नेचर देखते हैं, जेन्युइन है कि नहीं ये तो पता करेंगे ना। तो जैसे ही ये बॉन्ड लेके जाएँगे, वो कैसे जेन्युइन है कि नहीं पता करेंगे? ये तो कोई भी प्रिंट कर सकता है। तो उसके लिए उनको सीरियल नंबर चेक करना ही होगा। ये पता करने के लिए जेन्युइन है कि नहीं, इसके अलावा जो वाटरमार्क है वो भी चेक करना होगा। तो एक बार वो चेक करने जैसे ही उनको सीरियल नंबर चेक करेंगे, वो अपने सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे कि 01 किसको अलॉट किया गया ₹1000 का, ये पूनम अग्रवाल, तारीख ये, तीनों चीज़ मैच करेंगे और फिर उसके बगल में लिख देंगे पॉलिटिकल पार्टी इसका। मतलब बैंक को ये तीनों चीज़ें पता हैं ऑफ कि कोर्स किसने खरीदा और किसने भुनाया। बिल्कुल, ये 15 दिन के भीतर बैंक के पास ये पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सबमिट किया है बैंक के पास और जी, पैसा लेने के लिए जी, तो। तो ये जो स्टेट बैंक ने कहा कि साहब हम मिलान नहीं कर सकते। 22,000 के आसपास थोड़े ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी तक बिके हैं। तो 22,000 को अगर मान लीजिए हालाँकि उनके पास और हाई टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन
अगर हम टॉर्च से भी मिलाना शुरू कर दें, तो 22,000 कोडिंग और उनको ये तो पता है कि इस नंबर का जो है हमने पैसा दे दिया और इस पार्टी को दे दिया। तो 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड को डिकोड करने में कितना समय लग सकता है? 1 दिन हार्डली। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस, हम चलिए डिकोडिंग पे नहीं जाते। 2 डेटा तो कर ही रहे हैं, परचेज़र का डेटा और एक रिडीम कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी। ये 2 डेटा चलिए 15 दिन में आपके पास आता है। 15 दिनों के बाद आप उसको एक जगह करेंगे, आपको ऑडिट करना है। नवीन जी, सिंपल सी बात है, ऑडिट हम जानते हैं ऑडिट कैसे होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होते-होते आप पूरा जो ब्यौरा, जो जितना भी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचा, जितना भी लोगों ने खरीदा, उसका पूरा डेटा एक जगह कंपाइल करेंगे, तभी तो आप ऑडिट करेंगे। आप अदरवाइज़ ऑडिटिंग कैसे कर सकते हैं? और एक रीज़न, जो सबसे बड़ी रीज़न एसबीआई ने दी कि उनको ऑडिट करना है। तो ये मान के चलिए कि पिछले 6 साल में 5 साल तो उन्होंने ऑडिटिंग की है, इस साल का फाइनेंशियल ईयर छोड़ दीजिए। तो अब ऑडिटिंग जब की है, तो ऑडिटिंग करके आपने कहीं तो रिकॉर्ड रखा होगा। मेल मिलान जो हुँ, है वो तो किया ही होगा ना कि भई किया ही कि होगा। परचेज़र इतने हैं, 1000 परचेज़र है और ये 10 पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने लिया और कितने तारीख को। तो ये मिलान नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि कितने रिडीम हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं? और ये डेटा पब्लिक डोमेन में है। कमोडोर लोकेश बत्रा ने ये डेटा पब्लिक डोमेन में डाला है कि कितने बॉन्ड्स रिडीम नहीं हुए हैं। वो डेटा कहाँ से आएगा आपके पास अगर आपने वो मिलान ही नहीं किया? ये डेटा तो तभी आएगा ना कि जब आप चेक कर रहे हो। इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको कैसे पता चला कि अगर फॉर इंस्टेंस 1000 बॉन्ड बिका है, उसमें से 50 या 500 बॉन्ड नहीं रिडीम हुए हैं? आपको ये कैसे पता चलेगा? आपको ये तभी पता चल सकता है जब आप मिलान कर रहे हो कि इतने बिके हैं और इतने रिडीम नहीं हुए। सो ये सारे फैक्ट्स को जानने के बाद भी अगर एसबीआई कहती कि मिलान में हमें समय लगेगा, इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। आप ये कहना चाहते कि आप 2 सालों में मेंटेन कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स को और आपने उसको मिलान किया ही नहीं टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर। आप किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं भई? आप क्या कह रहे हैं ये? आप किससे डोनर की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपके पास रिकॉर्ड है, मिलान करके रखना आपकी ज़िम्मेदारी है और आपके पास रहेगा। किस तरह से वो डेटा लीक हो सकता है? तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इट्स ऑन द फेस। और ये बार-बार ये कहना कि हम अलग-अलग साइलो में मेंटेन कर रहे हैं, फिर एसबीआई ने ये भी कहा है कि वो फिज़िकल फॉर्म में रखा है, उन्होंने डिजिटाइज़ नहीं करा है। ये तो मतलब मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। आप ये कह रहे हैं कि आज आज जिस एरा में हम रह रहे हैं, वहाँ पर आपने फिज़िकल फॉर्म पे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्स। और ये सीरियल नंबर इज़ द कोर। इट इज़ द की टू ब्रेक ऑल द प्रॉब्लम्स, टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। ये सीरियल नंबर ही तो कनेक्शन है परचेज़र और डोनी के बीच में, जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनको ये डोनेशन मिला है। ये नंबर के ज़रिए सारी चीज़ें क्रैक कर सकते हैं। एक बार फिर से दिखाएँगी वो इलेक्टोरल बॉन्ड? ये देखिए। तो आपके पास ये जब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, और आप कह रहे हैं कि आप ये मिलान नहीं कर पा रहे हैं। अब आप मैं तो अब एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली कि ये जो डेटा देते हैं उसमें क्या ये सीरियल नंबर मेंशन करें? आई डोंट थिंक सो दे विल मेंशन द सीरियल नंबर। अगर वो सीरियल नंबर, नहीं, नहीं, वो इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि हम सीरियल नंबर नहीं दे पाएँगे। हाँ, तो बस अगर वो सीरियल नंबर दे देंगे, तो फिर तो उसके बाद तो कुछ बचेगा ही पूरी नहीं। कहानी खत्म। ये काम तो उन्होंने हमारी आपकी तरह के लोगों के भरोसे छोड़ दिया है कि अब वो पैसे के हिसाब से हम लोग बैठकर मिलाएँ कि ये इतना आया था और इतना भुनाया गया है, तो इसने इसको दिया होगा। नहीं, वही है, आप असम्पशन पे बात करेंगे, आप हमें फिर असम्पशन पे बात करेंगे, कन्फर्मेशन नहीं हुँ। बात कर पाएँगे इसकी। लेकिन मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म, मैंने और प्लेटफ़ॉर्म में भी ये कहा है कि मेरी बात कुछ एक्सपर्ट से हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। ऑपोज़िशन पार्टी, जो हमेशा से इलेक्टोरल बॉन्ड ये है, वो है, स्कीम पे चर्चा कर रही है, क्यों ना ऑपोज़िशन पार्टी सारी डेटा जो भी जिन्होंने उनको डोनेशन खुद ही अच्छे थे। खुद ही पब्लिक कर दें, हमारा काम कम हो जाएगा, आपका काम कम हो जाएगा। जो बचेगा वो रूलिंग पार्टी को, 6,500 करोड़। ये बहुत अच्छा गज़ब का सुझाव है ये, हमारा कि अपोज़िशन पार्टी अगर वो दे दे कि साहब हमको फलाँ तारीख को इतने पैसे आए और थे और इतने तारीख को हमने इस सबमिट कंपनी किए। से आए, इतने पैसे आए। अब बस, अब बाकी आप समझ लीजिए बाकी किधर गए, किसने किसको दिया।
कंपनी का नाम तो दे देंगे, हमें तो पता चला वो हम क्रॉस करते जाएँगे। तो बाकी जो 6,500 करोड़ है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। मैं आपकी बहुत अच्छा सुझाव। आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, हम मैं एकदम एपॉलिटिकल इंसान हूँ, हमेशा से। मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पे भरोसा टू बी ऑनेस्ट नहीं है। बट अगर ऑपोज़िशन पार्टी सही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे मतलब प्रोटेस्ट कर रही है एंड दे रियली मीन टू एक्ट ऑन इट, तब उनको आना चाहिए बाहर डेटा के साथ। क्यों नहीं वो पहल कर रहे हैं? और बताएँ, खुद ही बता दें कि उनके डोनर्स कौन हैं। उनको कौन रोक रहा है ये बताने से? कोई नहीं रोक रहा है। बताएँ डोनर्स कौन है? अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, परचेज़र के नाम ऐसे ही पब्लिक डोमेन में आ रहा है। तो अब तो 36-40 घंटे का वक़्त रह गया है। ये वाक़ई बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर अपोज़िशन की पार्टीज़ बता दें कि भई आधे-आधे का मामला है, अगर आधे का हिसाब दे दें आधे तो का बाकी हिसाब है आधा ना, आधा किसका हम है, निकाल लेंगे। आधे का फिर तो ऑब्वियस है ना ये नवीन जी। तो ऑब्वियस हो जाएगा। फिर ऑब्वियस हो उसके जाएगा। बाद फिर तो हमें ना वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। स्पेकुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही चाहती है हुँ। सरकार हमेशा से, चाहे सरकार हो चाहे बिल्कुल, कोई भी। सरकार यही चाह रही है कि हम लोग इसको स्पेकुलेट करें और फिर वो कहें कि देखिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, फैक्ट चेक हम करेंगे इसका फिर खंडन हमारे करते हैं। स्पेकुलेशन। फैक्ट चेक करेंगे फिर वो। पहले वो बताएँगे नहीं और फिर वो जो खबरें आएँगी उसका फैक्ट चेक करेंगे और फिर उनको पनिश करेंगे तो इसके लिए, फिर हम कि देखिए ये सब हाँ, झूठे तो आप बयान अपने लोग हैं। प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से और मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से औरों की ज़रिए भी मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ ऑपोज़िशन पार्टी जिनको अच्छा अमाउंट मिला है, जैसे कि कांग्रेस है, टीएमसी है, उनको अच्छे अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए डोनेशन मिले हैं। प्लीज़ पुट आउट द नेम्स ऑफ द डोनर्स। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपके पास आई एम श्योर डेटा मेंटेन्ड होगा। आप एसबीआई की तरह नहीं कहेंगे कि आपको मिलान करना है। आपने डेटा ज़रूर मेंटेन किया होगा। आप और अगर नहीं भी किया है तो बैंक से आपको डेटा मिल जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई फील कि दे शुड कम आउट विद द डेटा। पूनम एक बार फिर से वो टॉर्च से दिखा देंगी वो उसका जो नंबर है, वो वाक़ई देखने में बहुत अच्छा लगता है वो। कि जो खुली नज़रों से नहीं दिखता। एकदम जादुई छड़ी है ये। अब दिख रहा है? बिल्कुल साफ दिख रहा। यही वो नंबर है जिस पर सबकी नज़रें हैं और जिसको छुपाने के लिए तरह-तरह के धतकर्म किए जा रहे हैं, तरह-तरह की बातें की जा रही हैं, तरह-तरह के अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पूनम आपने जो उस समय 2018 में आपने भाँप लिया था, तब आपको अंदाज़ा था कि आज से 6 साल बाद ये इतनी बड़ी स्टोरी होगी? देखिए, मैं बहुत ही पॉज़िटिव इंसान हूँ लाइफ़ में। और मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो और कुछ हो ना हो, स्टे ज़रूर होगा। क्योंकि बहुत ही सॉलिड डॉक्यूमेंट्स थे। आरबीआई, इलेक्शन कमीशन सबने ऑब्जेक्शन किया था। बट ये उम्मीद नहीं थी कि ये रद्द हो जाएगा। इट विल बी स्ट्रक डाउन। ये उम्मीद मेरे को ऑनेस्टली नहीं थी। तो जब मैंने ये स्टे तक का ऑर्डर था, तो मेरे को लगा था कि ये ज़रूर ये मुद्दा वापस से उठेगा एंड एक बार फिर से ये चर्चा में ज़रूर आएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो 2019 में कोर्ट ने कहा था कि परचेज़र के नाम सील्ड कवर में दो। तो कहीं न कहीं हाँ। सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी कि ये चीज़ ट्रांसपेरेंट रहे। वो ले ये अलग बात है इतने साल लग गए। बहुत डैमेज हो गया ऑलरेडी पिछले 6 साल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी इस फैक्ट्स को। तो ये मुझे ज़रूर पता था कि कहीं न तुरंत कहीं अंत तक स्टेट बैंक ने पूरी कोशिश की कि कम से कम 2024 के इलेक्शन तक इसको छुपा कर रखा जाए। हाँ, सीधा इसको 30 अंदाज़ा तो जून का था कि डेट दे बताना दिया उन्होंने। पड़ेगा। सीधा 30 भई हम तब तक तो नहीं कर 31 पाएँगे। जून का कि लेकिन जब नई 24 घंटे सरकार में का दे दिया शपथ उन्होंने। ग्रहण हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे में कल डेटा दे दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। तो मैं जस्ट ये भी मेंशन करूँ कि इस स्टोरी के लिए मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला था। तो आई रियली आई दिस स्टोरी हाँ, इज़ मैं देख रहा हूँ आपके पीछे वो सिल्वर हाँ, पेन हाँ, हाँ, रखा हुआ हाँ। है। जी, जी, करेक्ट यही अवार्ड मिला था। तो ये स्टोरी ऑफ़ क्या कोर्स बात उसके है! बाद मैंने काफ़ी फ़ॉलो किया। इसको जब तक मैं क्विंट में थी उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग में आ गई हूँ। बट ये एक स्टोरी है जो लोगों को समझ नहीं आई। मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि लोगों को नहीं समझ आ रहा है एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इट्स नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड। मैं और आप इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि हम इस प्रोफ़ेशन में हैं और गवर्नमेंट समझती है, पॉलिटिशियन समझते हैं। तो मैं आपके ज़रिए यही बोलना चाहूँगी कि इस पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ लीव कमेंट्स। आप नवीन जी से पूछिए, लीव कमेंट्स एंड इस चीज़ को समझिए
क्यों ये ज़रूरी है? पॉलिटिकल फंडिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग के ज़रिए ही लोग घूस देते हैं और वो जब घूस देते हैं, वो घूस ऐसे ही नहीं देते, उससे उन्हें कुछ फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा कैसे होता है? वो फ़ायदा ऐसे होता है कि उन्हें कुछ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और आपका और मेरा पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसका वो गलत इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल। आप समझ। अभी मैंने प्रशांत भूषण का एक इंटरव्यू किया था और वो तो सीधे-सीधे खुलकर कहते हैं कि अगर ये घूस नहीं है, तो इसको इतना छुपा कर, दबा कर रखने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, आप अंडर टेबल दे रहे हो ना, इस इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है ट्रांसपेरेंसी नहीं है और खुल और के नहीं आ सुप्रीम रहा है कोर्ट ने सामने। इसको एक्नॉलेज किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ समझिए कि ये पॉलिटिकल डोनेशन नहीं है, ये घूस है जो कि डोनेशन के रूप में जा रहा है और छुपा के दे रहे हैं। अब तो यही कह रहे होंगे जो-जो जिन-जिन लोगों ने दिया ये सोच के कि उनका नाम कभी बाहर नहीं आएगा, अब तो वो भी सोच रहे होंगे। आप सोचिए उन कॉर्पोरेट्स के बारे में जिन्होंने भर-भर के दिए होंगे चंदा। अब वो सोच रहे हैं कि अब तो हमारा नाम बाहर आ जाएगा और बहुत कितने। सारी विदेशी कंपनियाँ हो सकती हैं पूनम जो इंडियन सब्सिडियरी के ज़रिए जिनको इजाज़त दी गई थी, कानून बदल दिया गया था एफसीआरए का, बिल्कुल, इसको लाने के लिए। और वो भी होंगी, शेल कंपनीज़ भी होंगी। शेल कंपनीज़ भी होंगे, शेल कंपनी। शेल कंपनी सबसे बड़ा खतरा है जिसका मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा प्रोसेस जो बाहर से रूट होके इंडिया में आ रहा है। प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं कि शेल कंपनीज़ को हम खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं और लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं पारदर्शिता के। अच्छा जो आयरनी है पूनम वो बहुत मतलब मज़ेदार है और बहुत हँसी आती है उस पर कि अरुण जेटली जब इसको लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इससे पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। मतलब वो चादर ओढ़कर पर्दे के नीचे 7 तहों के नीचे पैसे को दबाकर वो कह रहे थे कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। बिल्कुल, तो अब ये देख लीजिए ट्रांसपेरेंसी, अगर इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी है और ये सब चीज़ है तो एसबीआई देने में क्यों घबरा रही है इतना? क्या। लेकिन इस मुल्क में आपकी तरह के पत्रकार भी हैं, तो मैं आर्टिकल 19 के दर्शकों से अपील करता हूँ कि पूनम ने बहुत एक शानदार शुरुआत की है। एक्सप्लेन-एक्स है ना जी, आपके एक्सप्लेन प्लेटफ़ॉर्म का एक्स नाम? प्लेटफ़ॉर्म है मेरा, 1 महीने पहले ही शुरू तो किया है। आप एक्सप्लेन-एक्स पर जाइए और पूनम को मज़बूत कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको फ़ॉलो कीजिए, उनकी मदद कीजिए और एक्सप्लेन-एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये एक साझी कोशिश है। हम लोकतंत्र, हम सत्य और हम उन मानव मूल्यों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर बात करना तक इन दिनों बहुत कम हो गया है। तो पूनम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आर्टिकल 19 इंडिया पर इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और अपना जादू दिखाने के लिए थैंक यू सो मच, और इट्स एन ऑनर एक नवीन। बार फिर से आपको रामनाथ गोयनका के लिए विलंबित बधाई क्योंकि उस स्टोरी की अहमियत इस समय शायद उस समय से ज़्यादा है। बिल्कुल, आप एकदम सही तो कह रहे हैं क्योंकि ये जब स्टोरी भी मैंने की उस समय भी मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना पड़ा कि ये है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब लोगों को समझ तो आ गया एंड आई एम सो थैंकफुल कि जो स्टोरी 6 साल की है आज उसको उसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है कि लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और इसके बेसिस पे कई सारी चीज़ें सामने आएँगी, कई सारी चीज़ें। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी और 15 तारीख को जब ये डेटा सामने आएगा, तो हो सकता है कि 16 तारीख को या 17 तारीख को या 15 ही तारीख को हम और पूनम एक बार फिर से इस मुद्दे पर बात कर रहे हों श्योर। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डेटा सामने आए जी। और समझ में आए कि पहले वो कहता क्या हालाँकि है, उसका इलेक्शन मतलब क्या कमीशन ने और बोला है कि इट्स अ चैलेंज 15 को डालना, इतना भारी डेटा है तो उन्होंने है। ऑलरेडी, तो आई डोंट नो, क्या पता 15 ना करके वो थोड़ा और एक्सटेंशन माँग लें, लेकिन डालना तो है ही। लेकिन अब करना तो करना तो पड़ेगा। पड़ेगा वो। क्योंकि फिर ये कंटेम्प्ट का मामला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अब इतना लीनिएंट तो नहीं नहीं, नहीं, रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना अब तो नहीं, अब बिल्कुल जायज़ बात है कि करना है, पब्लिक डोमेन में आएगा, आएगा। थैंक यू सो मच थैंक यू पूनम, नवीन, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।